दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसमें वहां के मौजूद लोगों का कहना था कि इस महिला के अंदर किसी और लड़की की आत्मा आ घुसी है और दरअसल ये तो मर चुकी है, लेकिन इसके अंदर अब ये जो बोल रही है ये किसी और की आत्मा है। लेकिन ये आत्मा किसकी है और इसके अंदर ये कैसे आई सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ऐसे ही सोल्ड अनसोल्ड और क्राइम रिलेटेड केस आते रहते हैं। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। घटना कहीं और नहीं जबकि इंडिया में ही इटावा की है। वहां पर सुमित्रा नाम की एक लड़की की शादी होती है और शादी के बाद उसने अपना सारा का सारा घर परिवार संभाला और इसके बाद उसके घर एक बच्चा होता है। इससे पहले अगर सुमित्रा के हिस्ट्री को देखा जाए तो वो अपने घर पर अकेली रहा करती थी, क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई और उसके पिता हमेशा अपने घर का गुजारा करने के लिए बाहर काम पर चले जाते थे। अपने घर पर वो बिल्कुल अकेली रहा करती थी, लेकिन शादी के बाद उसे अपने सास ससुर मिले और उसका पति मिला और अब की बार वो सच में ही एक परिवार को फील कर पा रही थी। लेकिन हालात अगर यहाँ के भी देखे जाएं तो इसके पिता भी काफी ज्यादा गरीब थे और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ इनका काम चल रहा था। ये लोग पक्के मकानों में नहीं जबकि एक झोपड़ी बनाकर अपना काम चला रहे थे। लेकिन यहाँ पर सुमित्रा का काफी अच्छा टाइम पास हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसे सास ससुर मिल चुके थे, उसका पति मिल चुका था जो कि ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ बिताया करते थे। इसी तरह थोड़े दिन और बीतते हैं जिसके बाद उनके घर एक लड़का हुआ। जैसे ही उनके घर पर लड़का होता है तो सुमित्रा इस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश हुई और उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसे वो अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्यार किया करती थी। वो हमेशा अपने बच्चे को अपने पास रखती, चाहे वो कोई काम कर रही हो या फिर उसे कहीं पर आना जाना हो। बिल्कुल इसी तरह अभी भी टाइम बीत रहा था और सुमित्रा अपने बच्चे से प्यार कर रही थी। एक दिन वो अपने बच्चे को लेती है और वहीं पास की नदी से पानी लेने के लिए जाती है। वो पानी की बाल्टी को एक हाथ में लेकर और दूसरे हाथ में अपने बच्चे को लेकर वापस अपने गांव आ ही रही थी कि जैसे ही वो अपने गांव में एंटर होती है और जस्ट अपने घर पर पहुंचने ही वाली थी तो कुछ ऐसा अजीब उसके साथ हुआ कि उसने पानी की जो बाल्टी थी वो वहीं पर गिरा दी और उसका शरीर पूरे तरीके से अकड़ता जा रहा था। उसकी जो आई बॉल होती हैं वो घूमकर उल्टी हो गई, आंखें सिर्फ सफेद दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ अगर उसकी उंगलियों की जाए तो वो उल्टी तरफ बड़े ही भयंकर तरीके से मुड़ने लगती हैं। वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने दांतों को बड़े ही भयंकर तरीके से दबाकर उन्हें रगड़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसकी बाल्टी वहां पर गिरती है तो वहां आस पड़ोस में जितने भी लोग काम कर रहे थे उनका ध्यान सुमित्रा की तरफ जाता है और वो लोग देखते हैं कि इसकी बाल्टी तो गिर चुकी है और ये पता नहीं बड़े ही अजीब तरीके से अपने आप को बिल्कुल इस तरह सीधा करके पता नहीं क्या कर रही है। और जरा इसकी उंगलियां देखो, ये भी काफी ज्यादा अजीब हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर उसके बच्चे को देखा जाए तो वो अभी भी उसकी गोद में था और उसने उसे पकड़ नहीं रखा था। जैसे कि एक कपड़ा होता है और बच्चे को अपने गले से लगाकर उसके बाहर से एक कपड़ा लगा दिया जाता है ताकि बच्चा किसी भी टाइम काम करते समय नीचे ना गिर जाए। तो वो बच्चा अभी भी उसके पास ही था और वो काफी बुरे तरीके से चिल्ला रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसकी माँ सुमित्रा को देखा जाए तो वो तो आउट ऑफ कंट्रोल थी। धीरे धीरे कर लगभग सभी गांव वाले वहां पर आ चुके थे और जैसे ही उन लोगों ने सुमित्रा की ये हालत देखी तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार इसके साथ क्या चल रहा है। उन्होंने तुरंत उसके घर वालों को बताया कि इस तरह आप लोगों की बहू यहाँ पर पानी लेने के लिए आई थी, लेकिन उसके कुछ ऐसे हालात हैं। तो वो लोग जैसे ही ये सब चीजें देखते हैं तो सारे के सारे उनके घर वाले वहां पर आते हैं और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं बन पाती कि वो जाकर सुमित्रा को ये बात बोल सके कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। वो लोग लगभग 10-15 मिनट तक इसी तरह देखते हैं और काफी लोग वहां से चिल्लाकर भी पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और क्या तुम ठीक हो। लेकिन दूसरी तरफ सुमित्रा की तरफ से किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। कुछ देर तक और भी सुमित्रा इसी तरह रहती है और उसके बाद थोड़ा डगमगाकर वो ठीक हो गई। जैसे ही वो ठीक होती है तो उसने पाया कि उसके चारों ओर सभी के सभी गांव वाले इकट्ठा हो चुके हैं और वो सभी सिर्फ और सिर्फ उसे ही देख रहे हैं। लेकिन वो जैसे ही ठीक हुई तो उसे भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। तो उसने गांव वालों से कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ अपनी वापस बाल्टी उठाई और वापस पानी लेने के लिए वहीं नदी पर जाने लगी। लेकिन उन गांव वालों ने भी
सुमित्रा से ये बात जरूर पूछी जब वो वापस पानी भरकर गांव में आती है कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ था और हमें कोई अंदाजा ही नहीं था कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो सुमित्रा ने जिन गांव वालों ने उससे पूछा था, उसकी जो सखी सहेलियां थी आस पड़ोस में जिनके साथ उसकी काफ़ी अच्छी बनती थी, उन्हें बताने की कोशिश की कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं यहाँ पर गांव में आई थी और उसके बाद अचानक से मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना याद है कि बाद में मैं डगमगाती हुई अपने आप को संभाल रही थी और उसके बाद मैंने बाल्टी उठाई और फिर मैं पानी लेने के लिए गई। ये घटना सुमित्रा की जिंदगी में पहली बार हुई थी। उसके कुछ ही देर बाद उन लोगों ने वहीं पर मौजूद एक जो डॉक्टर था, देसी वैद्य था, उसे बुलाया और उससे पूछने की कोशिश की कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ था। तो उसने भी बताया कि इस बारे में अच्छी तरह से तो मुझे नहीं पता, हो सकता है इसे चक्कर आ गए हों, लेकिन चक्कर वाली हालात में भी जब शरीर में कमजोरी होती है और किसी को चक्कर आते हैं तो उसे इस बात का पता होता है कि चक्कर आए हैं, और ऐसी हालत तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। इस बात को बीते हुए सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही हुआ होगा। लगभग सारे लोग इस बात को लगभग भूल ही चुके थे। तो अचानक से एक दिन सुमित्रा का पति किचन में जाता है तो उसने पाया कि सुमित्रा फिर से उसी हालत में है जिस हालत में वो उस टाइम थी। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो चुकी थी और उसकी उंगलियां फिर से उल्टी होकर मुड़ने लगी थी। अब की बार फिर से वो इसी तरह खड़ी थी और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसका पति वहीं पर मौजूद वैद्य को बुलाता है, लेकिन वैद्य जब तक आता उसकी पत्नी ठीक हो चुकी थी और वो वहीं पर एक स्लैब को पकड़कर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। वैद्य ने कहा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा इसके साथ क्या हो रहा है, और आज से पहले मैंने ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी, लेकिन ये सब लगातार उसके साथ हो रहा था। ये सब उसके साथ लगभग 2-3 महीने तक चलता है और अब उसके आस पड़ोस वालों को भी इस बात की आदत पड़ चुकी थी। और वहीं पर जो वैद्य मौजूद था, डॉक्टर था, उसने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है इसे किसी तरह की दिमाग पर चोट लगी हो और उसी कारण इसे बार बार ये स्ट्रोक आ रहे हों, जिसके चलते ये पूरी तरह से सुन्न हो जाती है और इसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हालात तो पूरी तरीके से तब बदल गए जब एक दिन वो काम कर रही थी और इसी तरह फिर से उसकी हालत हो गई। उसकी जो आस पड़ोस में मौजूद लोग थे उन्हें समझ आ गया कि हो ना हो अब ये 10-15 मिनट बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन उस दिन सुमित्रा ने कुछ ज्यादा ही अजीब किया। उसने कहा कि 3 दिनों बाद मेरी मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर उसके पति को, उसके घर वालों को काफी ज्यादा अजीब लगा, लेकिन वो इस बारे में कर भी क्या सकते थे। और ये दिन था 16 जुलाई 1985 का। उसके घर वाले पूरे तरीके से इस बात से डर गए कि आखिरकार ये बोल क्या रही है, और आज से पहले तो सिर्फ और सिर्फ ये इस तरह थोड़ी बहुत देर रुकने के बाद ठीक हो जाया करती थी, लेकिन आज तो ये काफी ज्यादा अटपटी चीज बोल रही है। वो लोग समझ गए कि हो ना हो इसके ऊपर किसी तरह का भूत साया होगा और वही इससे ये सब करवा रहा है। वो लोग पूरी तरीके से वेट करने लगते हैं 3 दिन बाद की कि आखिरकार उसके बाद क्या होता है, हमारी बहू बच पाएगी या फिर ये जो बोल रही है ये सच में ही किसी तरह का जादू टोना है। और उसके बाद टाइम आता है 19 जुलाई 1985 का। उस दिन सुबह सुमित्रा बड़े ही मजे से उठती है और सारे के सारे घर वाले देखकर यही बात सोचते हैं कि जरूर इसे जो डॉक्टर ने बताया था कि इसके दिमाग पर किसी तरह की चोट लगी होगी और उसके बाद ये कुछ ऐसी अटपटी चीजें कर रही है, तो ये ठीक तो है। अब इसको क्या हुआ है? जैसे कि इसने 3 दिन पहले कहा था कि ये 3 दिन बाद मर जाएगी, तो आज तो ये जिंदा है और ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन उसका पति कहता है कि अभी पूरा दिन बाकी है, तो हमें इससे कम से कम काम करवाना चाहिए और इसे ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। उसके बच्चे को भी उसके ज्यादा नजदीक नहीं जाने दिया गया और उसे सिर्फ और सिर्फ खाना खिलाया गया और नॉर्मल बातें जो कि हुआ करती थी वो सब उससे करवाई गई। टाइम होता है शाम का और अभी तक सुमित्रा बिल्कुल अच्छी भली थी। शाम होते ही सुमित्रा ने ये बात सोची कि क्यों न मैं बाहर जाकर थोड़ी खुली हवा में घूमूं, क्योंकि वो लोग गाँव में रहा करते थे और उस गाँव के अगर हालात देखे जाएं तो वो काफी ज्यादा विकसित गांव नहीं था, जबकि वहां पर आम तौर पर अगर देखा जाए बिजली हुई, पानी की सुविधा हुई, ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। तो सुमित्रा ने यही अंदाजा लगाया कि अंदर तो गर्मी होने लगी है, क्यों न मैं बाहर जाकर थोड़ी देर घूम लूं।
तो वहाँ जब वो बाहर जाकर घूमने लगती है ठंडी ठंडी हवा में, ताज़ी हवा में, तो उसे अपनी एक सहेली दिखाई पड़ती है। उसने दूर से उसे इशारा किया कि मैं यहाँ पर हूँ, और वो आपस में एक दूसरे के पास आने लगती हैं ताकि वो बात कर पाएं। लेकिन तभी जैसे ही सुमित्रा अपनी उस दोस्त के पास पहुँचती है तो उसके फिर से वही लक्षण उसके सामने आ गए। उसका शरीर पूरे तरीके से अकड़ने लगा, आंखें उसकी घूमने लगी, और बात अगर शरीर की हड्डियों के बारे में की जाए, हाथों के बारे में की जाए, तो वो उल्टा करके मुड़ने लगे। सुमित्रा की ऐसी हालत होते ही उसकी फ्रेंड ने उसके पति को बताया और उसके घर वालों को बुलाया। लेकिन अब की बार अगर हालात सुमित्रा के देखे जाएं तो वो इसी तरह रही, और उसके बाद उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आया। सारे के सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हुए और उन लोगों ने यही चीज देखी कि अब की बार तो इसकी सांसें भी बंद हो चुकी हैं। और उन्हें इस बात का पहले ही अंदेशा था, क्योंकि 3 दिन पहले सुमित्रा ने खुद कहा था कि आने वाले 3 दिन बाद उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। वो अभी भी इसी तरह अकड़ी हुई वहीं पर खड़ी थी, तो वहीं पर मौजूद महिलाओं ने उसे पकड़ा और वहीं पर लिटा दिया। कुछ ही देर बाद वहां पर वही डॉक्टर भी आता है, और उसने जैसे ही सुमित्रा का चेकअप किया तो उसने कहा कि ये मारी जा चुकी हैं। ये बात सुनते ही सुमित्रा के घर वालों का, उसकी सास ससुर, उसके बच्चे का, उसके पति का, सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो लोग वहीं पर बैठ गए और रोते रोते इसी बात को पूछते हैं कि इतने दिनों से इसके साथ क्या चल रहा था, और आखिरकार इसने 3 दिन पहले ही अपनी मौत के बारे में कैसे बता दिया। कुछ देर और वहां पर इसी तरह बीतता है, जिसके बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जब ये तैयारी हो ही रही थी और उस महिला को ले जाकर तैयार किया जा रहा था, तो कुछ ऐसा होता है कि वहां पर जो महिलाएं उसे तैयार कर रही थी वो सारी की सारी काफी ज्यादा घबरा गई, और अंदर से काफी सारी चीखों की आवाज आने लगी। क्योंकि जो सुमित्रा अभी थोड़ी देर पहले मर चुकी थी और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था, उसकी आंखें अभी भी बंद थी वैसे तो, लेकिन उसकी आई बॉल अभी भी बंद आंखों के अंदर घूम रही थी। और वहां पर मौजूद महिलाओं को कुछ भी समझ नहीं आया कि जो महिला अभी थोड़ी देर पहले मर चुकी है और उसे मरे हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है, अब उसकी आंखें इस तरह कैसे झिलमिला सकती हैं। लेकिन उससे भी अजीब बात तो तब हुई जब सुमित्रा ने आंखें खोल ली। उसके आंखें खोलते ही वहां रूम में जितनी भी महिलाएं थी सारी की सारी बाहर आ गई, और सब महिलाओं ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही वहां पर और लोग आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उन्होंने सारा का सारा मामला बताया कि अंदर कुछ ऐसा चल रहा है। सुमित्रा का पति अंदर जाता है और उसने जैसे ही देखा कि वहां पर सुमित्रा बेड पर बैठी हुई है, तो उसकी भी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो उसके पास जाए और उससे कुछ बातें कर पाए। वो अंदर चला तो गया, लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो सामने मेरी वाइफ बैठी है इससे क्या कहूँ। लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही सुमित्रा उससे कहती है कि तुम कौन हो। ये बात जानकर उसका पति काफी ज्यादा अजीब महसूस करता है कि मेरे ही घर में मेरी ही वाइफ मुझसे ये बात पूछ रही है कि मैं कौन हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा घर से बाहर जाने लगती है और वहां पर मौजूद गांव वालों से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई और ये जगह कौन सी है। वो कुछ ही देर बाद वहां से जाने लगती है, लेकिन तब तक सुमित्रा का पति वहां पर आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो सुमित्रा ने अपने पति से कहा कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक शादीशुदा महिला का हाथ पकड़ रहे हो। तो सुमित्रा के पति ने भी कहा कि मैं किसी और का हाथ नहीं पकड़ रहा हूँ, जबकि मेरी वाइफ का ही पकड़ रहा हूँ। तो सुमित्रा ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा कि कौन सी वाइफ, मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मेरे पति नहीं हो। ये बात सुनते ही सारा का सारा गांव अचंभे में पड़ गया कि आखिरकार ये महिला क्या बोल रही है और अपने ही पति को ये क्यों नहीं पहचान रही। तो उन लोगों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को बुलाते ही कहा कि सर, पिछली बार तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए इस तरह से स्ट्रोक में चली जाती थी, लेकिन अब की बार तो ये मुझे ही नहीं पहचान रही है। डॉक्टर ने पूछने की कोशिश की कि क्या तुम इन गाँव वालों को पहचानती हो और इन सभी में तुम्हें कौन कौन याद है। तो सुमित्रा ने कहा कि मुझे कोई याद नहीं और मैं इन लोगों को नहीं जानती। डॉक्टर पहले से ही काफी ज्यादा अचंभे में था, क्योंकि जिस महिला को उसने थोड़ी देर पहले मृत घोषित किया था और कहा था कि ये मर चुकी है, वो अभी उसके सामने खड़ी होकर उससे बातें कर रही है। और ये सब उस डॉक्टर के लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो उसके पति ने कहा कि तुम अब जाओ और सो जाओ, हम लोग सुबह बात करेंगे। लगता है तुम्हें किसी तरह का और नया स्ट्रोक आया है और तुम अपनी याददाश्त भूल चुकी हो। वो लोग उसे खाने के लिए भोजन देते हैं, लेकिन उसने उसे भी खाने से मना कर दिया और वो इसी तरह सो जाती है।
अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो उसने मना किया कि मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानती और मेरे पति का नाम राम त्रिपाठी है। ये बात सुनते ही उसका पति का पूरा दिमाग घूम गया और उसने कहा कि अब तेरी काफी ज्यादा बकवास चल चुकी है और हमारा रात से ही काफी ज्यादा दिमाग खराब है, अब तू और दिमाग खराब मत कर और खाना पीना शुरू कर दे। लेकिन उसने बिल्कुल इस बात से मना कर दिया और उसने कहा कि मेरा नाम सुमित्रा नहीं जबकि शिवा द्विवेदी है। और उसने सारा का सारा मामला वहां पर गांव वालों को बताना शुरू किया, अपने परिवार वालों को बताना शुरू किया। उसने कहा कि आप लोग जिस सुमित्रा के बारे में बात कर रहे हैं मैं उसे नहीं जानती और मेरा नाम शिवा द्विवेदी है, मेरे पति का नाम ये है, पिता का नाम ये है और मेरे ससुराल में ये लोग मौजूद हैं। उसने अपने गांव का नाम बताया और काफी दिनों तक यही बात एक्सप्लेन करती रही। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब एक आदमी उनके घर पर आता है। उस टाइम सुमित्रा का पति जाकर गेट खोलता है और उनसे जाकर पूछता है कि जी जनाब आपको क्या चाहिए, क्योंकि जो सामने व्यक्ति आया था वो काफी ज्यादा सूट बूट पहनकर आया था और अगर हालात सुमित्रा के इस गांव के देखे जाए तो यहाँ पर लोग काफी ज्यादा गरीब थे। सामने वाले को जैसे ही सूट बूट में देखा सुमित्रा के पति ने तो वो समझ गया कि ये इस गांव का नहीं है। तो उसने कहा कि कहिए जनाब आपको किससे मिलना है और आपको क्या काम है। सामने वाला व्यक्ति एक बैग लिए हुए था और उसने सुमित्रा के पति से पूछने की कोशिश की कि क्या आपकी पत्नी काफी दिनों से कुछ अजीबोगरीब बातें कर रही है। तो उसके पति ने भी कहा कि हाँ सर ऐसा कुछ है, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं। तो उसने कहा कि मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ और मैं काफी सारे सवाल उसके लिए लाया हूँ, अगर वो उसे बता देती है तो आप लोगों की ये उलझन मैं दूर कर सकता हूँ। तो सुमित्रा के पति ने भी कहा कि ठीक है, अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पर उसे बुला देता हूँ। और उसने सुमित्रा को आवाज लगाई और जैसे ही सुमित्रा ने उस व्यक्ति को देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हुई और भागकर उसके गले लग गई। लेकिन जो आदमी वहां पर आया था उसने सुमित्रा को अपने से दूर करते हुए कहा कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों बोल रही हो और तुम असल में कौन हो। तो सुमित्रा ने कहा कि मैं आपकी पत्नी शिवा। ये बात जानकर उस आदमी को भी काफी ज्यादा अजीब लगा क्योंकि वो राम त्रिपाठी था। राम त्रिपाठी ने सुमित्रा के पति से पूछने की कोशिश की कि क्या मैं आपकी पत्नी से थोड़ी देर बातें कर सकता हूँ। और ये सारे की सारी चीजें देखकर जैसे कि वो इसके यहाँ पर आते ही गले लग गई थी तो उसके पति ने भी कहा कि हाँ सर कर लीजिए, बात कर लीजिए और डाउट इसका क्लियर कर दीजिए थोड़ा। तो वो व्यक्ति वहीं साइड में जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि चलो तुम अपनी पत्नी मुझे बताती हो तो तुम्हें इस बारे में तो जरूर पता होगा कि अपने घर पर कौन कौन है। तो उसने कहा कि हाँ मुझे सबका नाम याद है और सारी की सारी चीज़ें मुझे याद हैं कि आखिरी टाइम में क्या हुआ था, हमारी शादी कैसे हुई थी और हमारे घर पर भी कौन है। तो उस आदमी ने अपने बैग से एक एल्बम निकाली और सुमित्रा को दिखानी शुरू की। सबसे पहला पेज वो पलटता है और उससे मैं पूछता है कि ये कौन है और सुमित्रा ने बिल्कुल सही बताया कि ये कौन है। इसी तरह उसने काफ़ी सारे और फोटोज़ के ऊपर भी उंगली रखकर पूछा कि आखिरकार ये कौन है, इसके साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है और ये मेरे कौन है। और ये सारी की सारी चीज़ें सुमित्रा बिल्कुल साफ साफ बताती जा रही थी। उसने काफ़ी सारे और फोटोज़ भी दिखाए और काफ़ी सारी और बातें भी पूछी जो कि सुमित्रा ने बिल्कुल सही बताई। और इन सब बातों को जानकर राम त्रिपाठी भी पूरा हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अगर फेस को देखा जाए, तुम्हारे होलिये को देखा जाए तो तुम कोई और लगती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की अगर बात देखी जाए तो तुम वो सब जानती हो जो कि मेरी पत्नी जानती थी। तो उसने कहा कि ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगा। और ये सारी की सारी चीजें वही साइड में खड़ा होकर सुमित्रा का पति भी देख रहा था, लेकिन उसे भी कोई अंदाजा नहीं था कि यार यहाँ पर चल क्या रहा है। मेरी पत्नी है और परिवार वालों के उसके नाम बता रही है और मुझे तो पहचान भी नहीं रही। इस घटना के 1 या 2 दिन बाद फिर से एक और आदमी उनके घर पर आता है और जैसे ही सुमित्रा के पति ने दरवाजा खोला तो उसने कहा कि हाँ सर अब आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उस आदमी ने भी यही बात कही कि क्या आपकी पत्नी काफी दिनों से अजीबोगरीब बातें कर रही है। तो उसने कहा कि हाँ मैं समझ गया, आप उसके कोई न कोई पुराने रिश्तेदार होंगे, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। और उसने सुमित्रा को बुलाया। सुमित्रा जैसे ही वहां पर आई तो वो फिर से उस व्यक्ति के गले लग गई।
और अभी भी उसका पति सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था कि वाह क्या सीन चल रहा है। एक नया ही परिवार थोड़े दिन पहले पैदा हुआ है और वो पूरी तरह से हक जमाने पर तुला हुआ है कि ये मेरी पत्नी नहीं जबकि इनके फैमिली का कोई मेंबर है। दरअसल वो उसके पिता थे। अब की बार उसके पिता अपनी बेटी से मिलते हैं। अंदर शिवा थी, बातें शिवा कर रही थी, लेकिन बात अगर फेस के बारे में की जाए तो वो सुमित्रा थी। उसके पिता को भी पहली नजर में शक हुआ और उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही जैसे सुमित्रा बातें करते जा रही थी उन्हें विश्वास हो गया कि ये उनकी बेटी शिवा ही है। तो उसके पिता ने ये पूछने की कोशिश की कि बेटा तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था, हमें इस बारे में पता चला कि तुमने जाकर रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली। तो शिवा ने, जो कि सुमित्रा की बॉडी में थी, उसने पूरा का पूरा मामला बताया कि पिताजी मैंने जाकर आत्महत्या किसी भी तरह से नहीं की, जबकि इस तरह मेरे जो घर वाले थे, मेरे सास ससुर थे, मेरे चाचा चाची थे, उन लोगों को ये बात काफ़ी ज़्यादा खटक रही थी कि उनके घर पर एक पढ़ी लिखी बहू आ रही है और वो सारी की सारी बात बिल्कुल नॉलेज वाली कर रही है। तो उनसे ये बात सहन नहीं हो पाई कि हम लोग जो कुछ भी बताते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उससे ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलती है और जो हमारे तर्क हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करती है। तो उनसे ये बात सहन नहीं हो पाई और उन लोगों ने मुझे मारने का प्लान बनाया। वो लोग मुझे वहाँ रेलवे ट्रैक पर लाए और वहाँ पर लाकर उन लोगों ने मुझे मार दिया। उन लोगों ने मुझे मारा था, मैंने जाकर किसी भी तरह से कोई भी आत्महत्या नहीं की। और बाद में वहाँ पर पुलिस आई और उन लोगों ने जैसे ही इन्वेस्टिगेशन की तो हमारे घर वालों ने यही बात कही कि इसने आकर यहाँ पर सुसाइड किया है। और बाद में किसी तरह की कोई इंक्वायरी हो पाती, आप लोग भी मेरे पास तब तक नहीं आए थे, उससे पहले तो उन लोगों ने मुझे जला ही दिया था। और ये बात बिल्कुल सही भी थी क्योंकि उसके पिता ने बताया कि हाँ, मैं जब तक वहाँ पर पहुँचा उन लोगों ने तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया था, यानी कि उसकी बेटी शिवा का। ये बात जानते ही उसके पिता ने फिर से पुलिस कंप्लेंट की और उसके पति को जैसे ही इस बारे में पता चला तो उसने जाकर अपने घर वालों से इस बारे में पूछने की कोशिश की। आखिरकार उसकी सिर्फ इतनी ही गलती थी तो आप लोगों ने उसके साथ मेरी शादी ही नहीं करवानी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही ये केस कोर्ट में पहुंचता है तो वहां पर जाते ही उसके किलर पूरी तरह से बच जाते हैं, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि हम लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते कि इसकी आत्मा किसी और के अंदर गई होगी और किसी और की आत्मा वो पहले ही ऊपर जा चुकी थी। तो हो सकता है ये कोई मन घड़ंत कहानी हो और पहले से ही ये लोग तैयार होकर आए हों, तो हम लोग इस बात को नहीं मानते और ये किसी भी तरह का कोई भी सबूत नहीं। लेकिन भले ही कोर्ट ने किसी तरह की कोई सजा ना दी हो, लेकिन आमतौर पर अगर उसके पति के सामने देखा जाए, उसके लड़की के पिता के सामने देखा जाए, तो असली किलर्स के बारे में पता चल चुका था कि इसे मारने वाला कौन था। राम त्रिपाठी जाकर सुमित्रा के पति से मिलते हैं और उसको सारा का सारा मामला बताने की कोशिश करते हैं कि भाई देख, आपकी जो वाइफ थी वो तो मारी ही जा चुकी थी, लेकिन अब तुम्हारी वाइफ के अंदर जो अब ये आत्मा है ये मेरी वाइफ की है। और इस बात को सुमित्रा का पति भी बड़े ही अच्छे से जान चुका था, क्योंकि वो 3 से 4 महीने तक उस महिला के साथ ही रहा जब से उसकी वाइफ मरी थी और उसकी आत्मा उसकी वाइफ में आई थी। तो उसने सारे के सारे जो चेंजेस देखे थे वो सारे के सारे वो देखकर समझ चुका था कि जो ये मामला है वो मुझे पता है, क्योंकि मेरी वाइफ जो थी वो बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो ये तो पूरा का पूरा दिन लिखती रहती है। और उसके बाद यूं ही टाइम चलता रहता है और 1998 आते आते उसकी वाइफ की फिर से मृत्यु होती है और अब जो वो शिवा थी असल में अब मारी गई थी। वैसे दोस्तों ये केस काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ है और इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब हैं कि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। पहले तो मुझे भी इस बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि इस तरह भी कुछ रिजल्ट इस स्टोरी का सामने आ सकता है, लेकिन काफ़ी सारी गूगल पर जब रिसर्च की गई तो सामने यही आया कि ये एक रियल स्टोरी है। लेकिन आप लोग इस केस के बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट यास्मीन को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।